नमस्कार। आज हम भारत की कहानी को कह सकते हैं एक अलग नजरिए से देखने वाले हैं। मतलब उन समितियों और आयोगों की नजरों से। हाँ, बिल्कुल, जिन्होंने इसे असल में गढ़ा है। हाँ। ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कुछ नाम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो बड़े फैसले हैं, वो मोड़ हैं जिन्होंने तय किया कि हमारे गांव कैसे चलेंगे, दिल्ली और राज्यों में शक्तियों का बंटवारा कैसे होगा। हमारी अर्थव्यवस्था कौन सी दिशा लेगी और समाज का ताना बाना कैसा होगा। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी आप देखिए एक पहेली की तरह है। हर समिति एक पहेली का टुकड़ा है जो उस समय की सबसे बड़ी चुनौती को सुलझाने के लिए बनाया गया था। और दिलचस्प बात यह है कि कैसे एक समिति का जवाब दूसरे के लिए सवाल बन जाता है। सही कहा, ये भारत के शासन की एक विकास यात्रा है जहां हर मोड़ पर नए रास्ते खोजे गए, पुराने रास्तों को सुधारा गया। तो इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें? मुझे लगता है सबसे जमीनी स्तर से। हाँ बिल्कुल, गांव से। पंचायती राज। और यहाँ जो सबसे पहला नाम जहन में आता है वो है बलवंत राय मेहता समिति का, 1957, है ना? जी, 1957। और उन्हें पंचायती राज का पिता भी कहते हैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो वो 3 स्तरीय ढांचा दिया था, ग्राम, ब्लॉक और जिला वाला। बिल्कुल, वही ढांचा जो आज भी हमारी व्यवस्था की कह सकते हैं एक तरह से नींव है। उनका मूल मंत्र था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। मतलब असली शक्ति दिल्ली में नहीं, दिल्ली या राज्यों की राजधानियों में नहीं, बल्कि गांव के लोगों के हाथों में होनी चाहिए। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था उस जमाने में। लेकिन अगर बलवंत राय मेहता का 3 टियर मॉडल इतना अच्छा था, तो फिर सिर्फ 20 साल बाद 1977 में अशोक मेहता समिति को एक अलग, मतलब 2 टियर मॉडल की जरूरत क्यों महसूस हुई? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। असल में 20 साल में देश का राजनीतिक माहौल बदल चुका था। अच्छा? अशोक मेहता समिति का मानना था कि 3 टियर सिस्टम उतना कामयाब नहीं हो पाया है और जिला परिषद को शक्ति का मुख्य केंद्र बनाना चाहिए। और उन्होंने एक और बड़ी बात कही थी, है ना, राजनीतिक दलों के बारे में। हाँ, कि राजनीतिक दलों को पंचायत चुनाव में आधिकारिक तौर पर हिस्सा लेना चाहिए। उनका तर्क था कि इससे जवाबदेही बढ़ेगी। और फिर 1985 में जीवी के राव समिति ने एक बहुत ही तीखी टिप्पणी की। बिना जड़ की घास। हाँ, बिना जड़ की घास। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब बहुत गहरा था। उन्होंने कहा कि हमने पंचायतों को नाम की शक्ति तो दे दी, पर असली कंट्रोल अभी भी कलेक्टर और बीडीओ जैसे अधिकारियों के हाथ में है। मतलब चुने हुए प्रतिनिधि सिर्फ रबर स्टाम्प बनकर रह गए थे। बिल्कुल, ये कड़वा सच था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो यहाँ से कहानी में असली मोड़ आता है 1986 में एलएम सिंघवी समिति के साथ। हाँ, ये गेम चेंजर था। सिंघवी ने पहली बार कहा कि इन समस्याओं का हल छोटे-मोटे सुधारों से नहीं होगा। तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि अगर पंचायतों को सच में ताकतवर बनाना है, तो उन्हें संवैधानिक दर्जा देना होगा। मतलब संविधान का हिस्सा बनाना होगा। बिल्कुल जी, ताकि कोई भी सरकार या अधिकारी उनकी शक्तियों को आसानी से छीन न सके। इसी एक सिफारिश ने, अब देखिए, 73वें संविधान संशोधन की नींव रखी। और उसने भारतीय लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। तो ठीक है, सत्ता को गांव तक पहुंचाने की नींव रखी गई, लेकिन सत्ता का बंटवारा सिर्फ नीचे की तरफ ही नहीं होता। नहीं, भारत जैसे विशाल देश में सबसे बड़ी चुनौती हमेशा से केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन की रही है। और इस खींचतान की कहानी भी उतनी ही पुरानी है ना? जितनी हमारा संविधान। और यहीं पर केंद्र राज्य संबंधों पर बने आयोगों की भूमिका सामने आती है। शुरुआत करते 1969 की पीवी राजमन्नार समिति से। ये तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने बनाई थी। हाँ, और उनकी सिफारिशें तो काफी, कह सकते हैं, विस्फोटक थीं। जैसे आईएएस, आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं को ही खत्म कर देना। हाँ, लेकिन हमें इसका संदर्भ भी देखना होगा। ये सिफारिश एक क्षेत्रीय पार्टी की सरकार की तरफ से आई थी, जिसका केंद्र से हमेशा टकराव रहता था। तो आलोचक इसे एक राजनीतिक दांवपेंच के तौर पर देखते हैं। बिल्कुल, जाहिर है, केंद्र ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ये केंद्र को बहुत ज्यादा कमजोर बना देता। तो फिर एक संतुलित नजरिया कहाँ से आया? शायद सरकारिया आयोग से 1983 में। सरकारिया आयोग इस मामले में मील का पत्थर है। उन्होंने एक मजबूत केंद्र की वकालत की, लेकिन एक चेतावनी के साथ। हाँ, एक बड़ी चेतावनी के साथ, खासकर अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन के इस्तेमाल को लेकर। उन्होंने साफ कहा कि ये ब्रह्मास्त्र है, जिसका इस्तेमाल अंतिम हथियार के तौर पर ही होना चाहिए। जी, जब राज्य में संवैधानिक व्यवस्था सच में ठप हो जाए, न कि राजनीतिक कारणों से। और इसी काम को आगे बढ़ाया 2007 में मदन मोहन पुंछी आयोग ने, जिन्होंने सहकारी संघवाद की बात की।
ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका मतलब आसान भाषा में यह है कि केंद्र और राज्य टीम इंडिया के दो खिलाड़ी हैं, जो एक दूसरे के खिलाफ नहीं। बल्कि मिलकर देश के लिए खेल रहे हैं। हर बड़े फैसले में राज्यों की राय लेना, नीतियों को मिलकर बनाना, ये टकराव की जगह सहयोग की बात करता है। ठीक है, तो गांव और केंद्र राज्य के रिश्तों को समझा। अब आते हैं कुछ उन समितियों पे जिन्होंने हमारे प्रशासन और संविधान की मशीनरी में कुछ जरूरी पुर्जे जोड़े या बदले। जैसे 1976 की स्वर्ण सिंह समिति। हाँ, और ये वो समिति है जिसकी वजह से आज हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। उस समय देश में आपातकाल लगा था और सोच ये थी कि नागरिकों को सिर्फ अपने अधिकारों की ही नहीं, बल्कि देश के प्रति अपनी कुछ जिम्मेदारियों की भी याद दिलाई जानी चाहिए। सही है। फिर एक और बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार। 1962 में बनी संथानम समिति का नाम सीधे तौर पे इसी से जुड़ा है ना। और ये सिर्फ भ्रष्टाचार की बात नहीं थी। ये आजादी के बाद पहली बार इस बात की आधिकारिक स्वीकारोक्ति थी कि हमारे सिस्टम में समस्या गहरी है। तो सीवीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन सिर्फ एक नई संस्था बनाना नहीं था, ये इस बात का संकेत था कि अब शासन में जवाबदेही को संजीदगी से लेना होगा। और भ्रष्टाचार का एक और डरावना चेहरा हमें 1993 की एनएन वोरा समिति की रिपोर्ट में देखा। वो एक चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। उसने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना कि माफिया और राजनेताओं का एक ऐसा नेटवर्क बन चुका है जो हमारे लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर रहा है। उस रिपोर्ट ने देश को हिलाकर रख दिया था। हाँ, बिल्कुल। इसी कड़ी में एक और बड़ा नाम है 1990 की दिनेश गोस्वामी समिति, चुनावी सुधार। बिल्कुल। आज हम ईवीएम को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन उस जमाने में बूथ कैप्चरिंग और बैलेट पेपर की धांधली एक बहुत बड़ी हकीकत थी। तो जब गोस्वामी समिति ने ईवीएम का सुझाव दिया तो ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं था, ये भारत के लोकतंत्र को और ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की एक कोशिश थी। इस एक सिफारिश ने भारतीय चुनावों का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और इसी तरह 2005 में सोली सोराबजी समिति ने पुलिस सुधारों के लिए एक मॉडल एक्ट बनाया, जिस पर आज भी बहस चल रही है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जिसने भारतीय समाज और राजनीति पर शायद सबसे गहरा असर डाला, सामाजिक न्याय और आरक्षण। इसकी कहानी शुरू होती है 1953 के काका कालेलकर आयोग से। हाँ, ये आजाद भारत का पहला पिछड़ा वर्ग आयोग था, लेकिन उनकी रिपोर्ट पर काफी मतभेद थे और आखिरकार उसे लागू नहीं किया गया। लेकिन मुद्दा खत्म नहीं हुआ। नहीं, बस कुछ समय के लिए दब गया था। और फिर 1979 में ये मुद्दा दोबारा सतह पर आया मंडल आयोग के गठन के साथ। बिल्कुल। जनता पार्टी सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। और जब 1990 में वीपी सिंह सरकार ने इसकी एक मुख्य सिफारिश ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को लागू करने का फैसला किया, तो भारतीय समाज में मानो एक भूचाल आ गया। सड़कों पर समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हुए और देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। मंडल आयोग के बाद एक और अहम सवाल उठा, क्रीमी लेयर का। ये क्या था? देखिए, जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया, लेकिन एक शर्त के साथ। क्या शर्त थी? कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का फायदा पिछड़े वर्गों के उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पहले से ही संपन्न हैं। यानी क्रीमी लेयर में आते हैं। जी। अब सवाल यह था कि इस क्रीमी लेयर की पहचान कैसे हो। इसी काम के लिए 1993 में रामानंदन समिति बनाई गई। तो ये आरक्षण की नीति को और ज्यादा न्याय संगत बनाने की कोशिश थी। सही कहा, तर्कसंगत बनाने की कोशिश थी। तो सामाजिक न्याय से अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर, यानी पैसे की बात। और यहाँ कहानी आजादी से भी पहले शुरू होती है, 1926 के हिल्टन यंग कमीशन से, जिनकी सिफारिश पर 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक, एक ऐसी संस्था जो आज भी हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। और आजादी के बाद, खासकर 1991 के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने एक नई करवट ली। यहाँ नरसिम्हम समिति का जिक्र करना बहुत जरूरी है। नरसिम्हम समिति को भारतीय बैंकिंग सुधारों का जनक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1991 में जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला तो हमारे सरकारी बैंक उस नई चुनौती के लिए तैयार नहीं थे। नरसिम्हम समिति ने ही उन्हें आधुनिक बनाने, निजी बैंकों को मैदान में उतारने और एनपीए यानी डूबे हुए कर्ज की समस्या से निपटने का पूरा रोड मैप दिया। बिल्कुल। 1991 का वो दौर वाकई एक वाटरशेड मोमेंट था। एक तरफ नरसिम्हम समिति बैंकिंग सुधार कर रही थी, तो दूसरी तरफ राजा चेलैया कमेटी कर सुधारों पर काम कर रही थी। सही पकड़ा। चेलैया समिति ने देश के जटिल टैक्स सिस्टम को आसान बनाने की बात की, और इसी काम को 2003 में विजय केलकर समिति ने आगे बढ़ाया।
आज हम जो जीएसटी देखते हैं, उसका बीज केलकर समिति की रिपोर्ट में ही था। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसी तरह 1993 में मल्होत्रा समिति ने बीमा क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने की सिफारिश की, जिससे IRDAI का गठन हुआ। इन बड़े आर्थिक सुधारों के बीच एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर भी सोच बदल रही थी कि भारत में गरीब कौन है? हाँ, और गरीबी को मापा कैसे जाए। और ये बदलाव बहुत दिलचस्प है। 1993 की लकड़ावाला समिति वो गरीबी को कैलोरी से मापती थी। मतलब एक इंसान को जिंदा रहने के लिए रोज कितनी कैलोरी की जरूरत है। जी, अगर आप उतना भी नहीं जुटा पा रहे तो आप गरीब हैं, सीधा हिसाब था। लेकिन 2005 में आई सुरेश तेंदुलकर समिति ने इस परिभाषा को ही बदल दिया। हाँ, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव था। इसे ऐसे समझिए, लकड़ावाला समिति पूछ रही थी, क्या आपके पास जिंदा रहने के लिए पर्याप्त रोटी है? और तेंदुलकर समिति ने सवाल बदल दिया। उन्होंने पूछा, क्या आपके पास एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य है? वाह, ये गरीबी को सिर्फ भुखमरी से निकालकर मानवीय गरिमा से जोड़ने का एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल। और अंत में दो ऐसे क्षेत्र जो हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं, शिक्षा और पर्यावरण। शिक्षा में 1964 का कोठारी आयोग एक मील का पत्थर माना जाता है। हाँ, आज भी बहुत से लोग जिस 10+2+3 शिक्षा प्रणाली से पढ़ के निकले हैं, उसका सुझाव कोठारी आयोग ने ही दिया था। उन्होंने शिक्षा को राष्ट्रीय विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन माना। और अब हाल ही में उस दशकों पुरानी प्रणाली को बदला गया है नई शिक्षा नीति 2020 से, जिसका आधार बनी 2017 की कस्तूरी रंगन समिति की रिपोर्ट। और इसने 5+3+3+4 का नया पैटर्न दिया है। जी, जिसका मकसद रटने की बजाय सीखने और समझने पर जोर देना है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है क्या? कि कस्तूरी रंगन का नाम हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र में सुनाई देता है। पर्यावरण? हाँ, पर्यावरण। ये काफी अनोखा है। पश्चिमी घाट के संरक्षण को लेकर उनका क्या नजरिया था? देखिए, 2011 में माधव गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाट को बचाने के लिए बहुत सख्त सिफारिशें दी थीं। उन्होंने कहा कि इसके एक बड़े हिस्से को विकास कार्यों के लिए पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। हाँ, लेकिन उसे लागू करना बहुत मुश्किल माना गया। इसलिए उनकी रिपोर्ट की समीक्षा के लिए कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई। तो उन्होंने बीच का एक रास्ता सुझाया। बिल्कुल, संरक्षण भी हो और विकास भी न रुके। ये दिखाता है कि नीति निर्माण में आदर्शवाद और व्यावहारिकता के बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल काम है। तो बलवंत राय मेहता से लेकर कस्तूरी रंगन तक ये समितियों की कहानी असल में बदलते हुए भारत की कहानी है। सही कहा। ये दिखाती है कि कैसे हमारी चुनौतियां और प्राथमिकताएं बदलती गईं। गांव को ताकत देने से लेकर केंद्र राज्य के रिश्तों को संभालना, भ्रष्टाचार से लड़ने और फिर अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने तक। और इन सभी चर्चाओं के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या? हमने देखा कि कैसे एक समिति की सिफारिशों की समीक्षा के लिए दूसरी समिति बनती है और सुधारों में दशकों लग जाते हैं।